प्यारे बच्चों, आज का स्वागत है आपको इस लेक्चर में। आज हम बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल प्लस 2 क्लास का, 12वीं क्लास का, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकली भी वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर के बारे में आज हम कंप्लीट जानकारी लेंगे। इस पूरे लेक्चर को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, थ्योरी क्या है, कौन कौन से इसमें एनर्जी लॉसेस होते हैं, क्यों ये सिर्फ एसी पर काम करता है और इसके साथ साथ इसकी क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होगी वो हम लोग देखेंगे। और प्यारे बच्चों, फिर हम लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेंगे जो इसी ट्रांसफार्मर पर आधारित होगी। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। क्या होता है ट्रांसफार्मर, ये देखिए बेटे। ट्रांसफार्मर नाम से ही आप लोग देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस। आपने देखा होगा अपने आसपास में, अपनी गली में, अपने घरों में। ट्रांसफार्मर एक अल्टरनेटिंग करंट डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यानी कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर, आप कह सकते हैं द अल्टरनेटिंग करंट डिवाइस। इट इज द अल्टरनेटिंग करंट डिवाइस which is used to convert low alternating voltage alternating current voltage alternating voltage into high voltage and high alternating voltage into low voltage। प्यारे बच्चों, पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, आपके कोई डाउट्स ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं रह जाएंगे। आप सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अभी आपने देखा कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ये एक अल्टरनेटिंग करंट डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। वोल्टेज की बात कर रही है, कैसे करता है ये पूरी जानकारी अभी हम लेंगे। लेकिन अभी हमने देखा कि यहाँ दो बातें हैं। एक ऐसा जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे, और जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरीके के होते हैं। ये बात आप लोग कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर को हम दो कैटेगरीज में रखते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा जो है, ये देखिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इन दो ट्रांसफार्मर की ही हम बात करने वाले हैं आगे चल। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, एक स्टेप डाउन। अब आपको पता चल गया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम किसे कहेंगे। द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज दैट ट्रांसफार्मर which is used to increase the alternating voltage, and step down transformer is that which is used to decrease the alternating voltage। जो वोल्टेज को बढ़ाता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और जो वोल्टेज को घटा रहा है उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। चलिए, दो तरह के ट्रांसफार्मर हो गए। अब हम बात कर लेते हैं
कि ये किस सिद्धांत पर करता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर, कैसे ये वोल्टेज को कम और ज्यादा कर देता है, ये किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है वो देखिए बेटे। इट इज बेस्ड ऑन फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आप समझ गए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने आपको म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में बताया था कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस इन प्राइमरी कॉइल एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, दिस इज द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। यानी कि क्या है प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन फिनोमिना of mutual induction, that is when electric current changes in primary coil and EMF induced in secondary coil, and the induced EMF in secondary coil is given by minus n d phi m by dt. This is the Faraday law of electromagnetic induction also, where n is the number of turns, जिसके हम थोड़ी देर बाद कंस्ट्रक्शन में बात करेंगे, और d phi m by dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नेगेटिव साइन लेंज लॉ को इंडिकेट करता है। तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये किस सिद्धांत पर काम कर रहा है, फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पर। और क्योंकि ये चेंजेस पर काम करेगी, जब प्राइमरी में कुछ चेंज करेंगे तो सेकेंडरी में पैदा होगा ना। अब अगर आपने प्राइमरी में डीसी करंट लगा देंगे तो कुछ डीसी में तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, तो फिर आउटपुट पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए हम इसे प्योर अल्टरनेटिंग करंट डिवाइस कह रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कैन ट्रांसफार्मर बी यूज्ड फॉर डीसी आल्सो, तो आपका आंसर होगा नो, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं बेटे कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर, की बनावट कैसी होती है, तो वो देख लेते हैं। अपने नोट्स बनाते जाइए, साथ साथ में लिखते जाइए, और अगर आपको नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए, मैं इसमें जो मेरे खुद के आपके लिए रिटन नोट्स बना करके और पीडीएफ फाइल के रूप में आप डाल देंगे, तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपकी ये चीज़ें समझ में आ जाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बात कर रहे थे कि ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर 1, ये देखिए बेटे इसमें होता क्या क्या है। इसमें सब जो मेन कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूं वो देखिए बेटे। इट कंसिस्ट ऑफ लाइक दिस, नंबर 1 ट्रांसफार्मर कोर, आयरन कोर। This transformer core is taken in the form of a number of insulated laminas placed one above the other. ऐसी क्यों लेते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपने छोटे छोटे ट्रांसफार्मर देखे होंगे खिलौनों में, टॉयज़ इनमें भी निकलते हैं बहुत, और आपने जो चार्जर होते हैं, मोबाइल चार्जर होते हैं, उसके अंदर भी एक ट्रांसफार्मर होता है। तो उसमें आप देखेंगे कि इस टाइप की कोर होती है, लाइक दिस। इट कंसिस्ट ऑफ लाइक दिस। आप बहुत ये देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ आयरन कोर। दिस इज द आयरन कोर, आयरन कोर। अब आप इसको कह सकते हैं ये है इसकी मेन चीज जिसको हम, अब ये इसकी कई बातें होंगी कि भाई हम इसे आयरन की क्यों लेते हैं, इसे लेमिनेटेड फॉर्म में क्यों लेते हैं, इसे क्लोज फॉर्म में क्यों लेते हैं। इन सब के आंसर्स भी आपको इस लेक्चर के एंड तक मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें पता चल गया ट्रांसफार्मर कोर, कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर या आयरन कोर हम इसको बोलते हैं। मैंने अभी लिखा था आपको, इट इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेटेड,
मतलब छोटे छोटे टुकड़े पत्तियों की फॉर्म में हम लेते हैं, बीच में इंसुलेशन लगाते हैं और उसके ऊपर रखते चले जाते हैं। इट इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ द लेमिनेटेड और स्मॉल लेमिनाज विच आर प्लेस्ड वन अबाउट द अदर with insulation. It is taken in closed form. It is made up of iron. इन सब का कारण है जो थोड़ी देर बाद मैं आपको बताने वाला हूं। अब हम बात करते हैं और क्या होती है इसमें। दूसरा प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल, ये देखिए, ये है वो प्राइमरी कॉइल बेटे। Primary coil having a number of insulated copper wire turns which are coiled on one side of the iron core like this. AC input is applied across this primary coil. बहुत सी टर्न होती हैं जो इस आयरन कोर की एक साइड पर लिपटी हुई होती हैं। नंबर 3 और क्या चीज होती है? सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल तो हमारी कौन सी है? P1 P2। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी कॉइल S1 S2 हैविंग आल्सो ए नंबर ऑफ इंसुलेटेड। ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें भी बहुत सी टर्न होती हैं और वो इसके जस्ट अपोजिट साइड में जो कोर होती है उसकी अपोजिट साइड जो है उसके कॉइल्ड होती है, उसमें ये लिपटी हुई होती हैं। ये देखिए बेटे, दिस इज दी सेकेंडरी कॉइल S1 S2। AC आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस दी सेकेंडरी कॉइल। अब आप एक बात कहेंगे कि सर दो तरह के ट्रांसफार्मर हैं तो क्या कंस्ट्रक्शन में भी डिफरेंस है? बिल्कुल होता है। देखिए मैं मान लेता हूं कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? NP। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? सेकेंडरी। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर हैं उनमें कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है वो देखिए। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल in step up transformer always kept greater than the number of turns in primary coil. ये कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है। और इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ऑलवेज कीप्स लेसर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन कंस्ट्रक्शंस इन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो आप यही कहेंगे कि इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स ऑलवेज कीप्ड ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, एंड इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स ऑलवेज कीप्ड लेसर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। क्यों करते हैं वो थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन की बात होगी बेटे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, ये काम कैसे करता है। व्हाट इज दी वर्किंग? वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। देखिए, अप्लाई द AC इनपुट across the primary coil because alternating current changes its magnitude continuously and periodically reverse its direction. And so, according to the phenomena of mutual induction, an EMF induced in secondary coil. The induced EMF in secondary coil is given by this formula according to phenomena of mutual induction, or you can say Faraday law of electromagnetic induction। इस तरह से तो प्यारे बच्चों अभी अभी आपने देखा कि इसकी वर्किंग क्या है। फिर सुन लीजिए एक बार। अप्लाई द AC इनपुट अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल बिकॉज द alternating current changes its magnitude continuously and periodically reverse its direction, and so it's according to the phenomena of mutual induction and EMF induced in secondary coil. According to Faraday law of electromagnetic induction, the induced EMF is given by this formula. This is the working of
ट्रांसफार्मर। अगर वर्किंग पूछते हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे, दोनों ही, चाहे स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो चाहे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, वर्किंग यही होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी थ्योरी। इसके लिए सारी बातें जो हैं वो लिख दीजिए। सबसे पहले देखिए, लेट अस सपोज दैट NP and NS are the number of turns in primary coil and secondary coil respectively। क्या है ये? are the number of turns in primary and secondary coil respectively। हमने पहले ही बताया था। और ये देखिए, मैं अब लिख रहा हूं EP and ES are the potential difference और EMF across primary and secondary coil respectively। प्राइमरी में वोल्टेज आपने कितनी लगाई, EP से डिनोट कर रहे हैं, सेकेंडरी में कितनी मिली आपको, उसको हम ES से लिख रहे हैं। ये चीज़ आपने यहाँ लिख दी। फिर मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, d∅m/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक। क्योंकि जैसे ही आप प्राइमरी में से करंट को चेंज करेंगे तो सेकेंडरी करंट चेंज करते ही क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, वो भी चेंज होगा। और जब वो चेंज होगा, वो किस रेट से चेंज हो रहा है प्रत्येक कॉइल में, प्रत्येक टर्न में, वो ये है। क्या है ये हम मान के चल रहे हैं, इज दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स in each turn of primary coil। समझ गए बेटे? ये है, हमने ये सब कुछ लिख दिया है जो आप यहां देख रहे हैं, वो हमने यहां लिख दिया। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहिए, या फिर मैं जो बात कह रहा हूं यहां पे, नाउ ये सब कुछ लिखने के बाद जो मैंने आपको यहां लिखा था, now according to Faraday law of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बताइए, अब मैं आपको ये लिख रहा हूं, दी EMF across द प्राइमरी कॉइल कितना हो जाएगा, -NP into d∅m/dt। दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन। अब साथ साथ लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। जो मैं बोल रहा हूं, ये भी वीडियो को स्लो करके आप अपने नोट्स खुद बना सकते हैं अपने वर्ड्स में। फिर भी अगर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड करके PDF फाइल में हैंड रिटन नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हमने ये लिख दिया कि ये हमने प्राइमरी कॉइल में जो EMF पैदा हुआ ये वो है। अब हम ये मान लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में, जैसे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्राइमरी में से पास हो रही हैं, वही उतनी ही सेकेंडरी से भी पास हो रही है। या यूं कहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में कोई मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल भी वही रहेगा, d∅m/dt। If there is no loss between the primary and secondary coil of the magnetic flux, then ऐसी कंडीशन में the rate of change of magnetic flux linked with each turn of the secondary coil will also be same as that of primary coil। तब हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ES is equal to, for secondary के लिए, according to Faraday law of electromagnetic induction, हम लिखेंगे NS into d∅m/dt। This is second equation। Now divide equation 2 by equation 1। we write here
ई एस डिवाइडेड बाई ई पी इट इज इक्वल टू, ये देखिए हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सब नेगेटिव से नेगेटिव डिवाइड हो जाएगा, डी फाई एम से डी फाई एम, और बच जाएगा एन एस बाई एन पी। एन एस क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। एन पी क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। और क्योंकि जब हम या कोई ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन किया जाता है या उसको बनाया जाता है, उसी समय टर्न्स जो है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में फिक्स कर दी जाती है, लगा दी जाती हैं, उनको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए जो रेशियो है सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, वो उस ट्रांसफार्मर के लिए कांस्टेंट रहेगा, और इसी कांस्टेंट को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ दैट ट्रांसफार्मर। यानी कि ये जो चीज अब आप देख रहे हैं, ये हमारे पास आ गया है के, और ये कितना आया है, किसके बराबर होता है, ये देख लीजिए, ये किसके बराबर है? ई एस बाई ई पी, और ये किसके बराबर है? नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए। एंड इट इज कांस्टेंट फॉर वन ट्रांसफार्मर एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। मिशन रेशियो। प्यारे बच्चों, अब देखिए जो मैं यहां बात बताने आपको जा रहा हूं कि एक चीज यहां देखते हैं कि भाई जो वोल्टेज हम लगाते हैं लो वोल्टेज, ये इसको हाई वोल्टेज में कैसे कर देता है, क्योंकि और तो ऐसा यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा जो वोल्टेज को पैदा कर रहा हो या कोई प्रोडक्शन हो रही हो, तो फिर यहाँ कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो तो यही है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ऐसा यहाँ क्या हो रहा है? कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं, वो चीज़ देखने के लिए मैं एक बात कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, लेट आई पी, उसका आंसर भी अब आपको मिल जाएगा। आई पी एंड आई एस आर द इलेक्ट्रिक करंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल रेस्पेक्टिवली। सेकेंडरी में कितना करंट है? आई एस, और प्राइमरी में कितना था? आई पी। ये देखिए, मैं वो मान रहा हूं आई पी एंड आई एस आर दी, और क्यों मान रहा हूं? हम ये देखना चाहते हैं कि यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन तो नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, इज देयर एनी वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफार्मर, तब आप ये चीज लिखेंगे। आर द इलेक्ट्रिक करंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल रेस्पेक्टिवली। ये देखिए, अब आप यहां पर देखिए, मैं जो बात करने जा रहा हूं यहां पर वो देखिए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी गिवन टू दिस ट्रांसफार्मर इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को कितनी एनर्जी आपने दी? एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? VIT, या पावर गुणा मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो हम क्या लिख रहे हैं यहां? एनर्जी गिवन टू प्राइमरी कॉइल पर यूनिट टाइम। कितना हो जाएगा बेटे? ये क्या फार्मूला होता है? EP इंटू IP। ये होगी पावर का फार्मूला होता है, और पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम क्या होता है? एनर्जी होती है। तो हमने यहां टाइम कितना लिया है? यूनिट टाइम। तो ये हो गई, आप देख सकते हैं। अब आप देखिए कि एनर्जी ऑब्टेन पर यूनिट टाइम इन सेकेंडरी कॉइल कितनी हो जाएगी? हमने एनर्जी ऑब्टेन पर यूनिट टाइम इन सेकेंडरी कॉइल
कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा ES इंटू IS। अब देखिए इतनी एनर्जी पर यूनिट टाइम हमने प्राइमरी कॉइल को दी, इतनी एनर्जी हमें सेकेंडरी के अक्रॉस मिल गई। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम वायलेशन की बात नहीं करें, नियम के तहत ही क्या होगा, दिस एनर्जी इज इक्वल टू दिस एनर्जी। यानी हम जो बात यहां कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, भाई जितनी एनर्जी हमने प्राइमरी में पर यूनिट टाइम दी, यानी कि EP इंटू IP इज इक्वल टू ES इंटू IS, इतनी हो गई। भाई देर इज, यहां हमने कोई वायलेशन लेके नहीं चले, भाई जितनी एनर्जी प्राइमरी में थी उतनी एनर्जी हमें सेकेंडरी में मिल गई है, वो चीज हमने यहां लिख दी। अब आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये देखिए यहां ये जो ES आप देख रहे हैं उसी के नीचे मैं ये EP ले गया, ये देखिए प्राइमरी, और ये देखिए इधर IP है और इसके नीचे हम IS ले। और अभी अभी हमने आपको बताया था ES डिवाइडेड बाई EP, जो वोल्टेज है सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल का जो रेशियो था वो ही तो K है। यहां पर एक चीज और आप देख सकते हैं, ये देखिए बेटे, ये अब आपके पास आ गया है IP डिवाइड बाई IS। अब मैंने एक बात आपको पॉइंट बताया था यहां पे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज़्यादा होती हैं, इसलिए जो K की जो वैल्यू होती है ये हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। यानी ये जो K होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ये 1 से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि टर्न्स सेकेंडरी में ज़्यादा होती हैं और प्राइमरी में कम होती हैं। ये कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया था। और अगर हम स्टेप डाउन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से कम होती हैं। जब ये कम है ये ज़्यादा हैं तो फिर K का जो रेशियो आएगा दैट विल बी लेस देन 1। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यानी कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑलवेज रिमेन्स ग्रेटर देन 1, बट इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द स्टेप ट्रांसफार्मर रेशियो ऑलवेज रिमेन लेसर देन 1। ये चीज़ आपने देखी। अब जो पॉइंट है एक्चुअल में हम वो देखना चाहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कि ये ट्रांसफार्मर उसे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहां से देखिए बेटे, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यहीं से इसकी बात करता हूं, K इज ग्रेटर देन 1, इसलिए हम ये कहेंगे कि ES इज ग्रेटर देन EP। यही देख, जब ये 1 से ज़्यादा होगी तो ES इज ग्रेटर देन EP। बट यहां पर देखिए उल्टा है, IP ऊपर है IS नीचे है। इसका मतलब ये हुआ IS इज लेस देन IP। बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, ये वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है लेकिन करंट को कम कर रहा है। करंट इन सेकेंडरी कॉइल रिमेन्स लेसर देन द करंट इन प्राइमरी कॉइल इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की अगर यहां बात करें तो ये देखिए दिस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है दिस इज लेसर देन 1। और अगर ऐसा है तो यहां पर अब आप एक पॉइंट देख सकते हैं, ये मैं स्टेप अप की बात कर रहा हूं और यहां हम स्टेप डाउन की बात कर लेते हैं। स्टेप डाउन में क्या होता है, K इज लेस देन 1। सो हम कहेंगे ES इज लेस देन EP, यानी कि वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल इज लेसर देन दी वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। ये देखिए ये कम है इससे। अब यहां पर देखिए ये कम है इससे, इसका मतलब सेकेंडरी में करंट ज्यादा हो गया ना। आप कहेंगे IS इज ग्रेटर देन IP। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए है। यानी अब इन दोनों पॉइंट्स को, ये स्टेप अप के लिए है और ये स्टेप डाउन के लिए है। मतलब स्पष्ट है कि इन स्टेप ट्रांसफार्मर द वोल्टेज इंक्रीजेज बट करंट डिक्रीजेज, बट इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर
द वोल्टेज डिक्रीजेज बट करंट इंक्रीजेज। इसका मतलब ये हुआ कि इन ट्रांसफार्मर देर इज नो वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हो क्या रहा है, द ट्रांसफार्मर सिंपली कन्वर्ट वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज को जिस प्रोपोर्शनली बढ़ाता है उसी रेशियो में करंट को कम कर लेता है। V इंटू आई उतनी ही रहती है, पावर उतनी ही रहती है, एनर्जी उतनी ही रहती है। इट मीन्स दैट देर इज नो वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ द ट्रांसफार्मर। एक और पॉइंट है, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम देख रहे हैं वो वोल्टेज के लिए है, लेकिन वही ट्रांसफार्मर तो करंट को तो कम कर रहा है, इसलिए दैट इज स्टेप डाउन फॉर द करंट। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को तो डिक्रीज कर रहा है लेकिन करंट को तो इंक्रीज कर रहा है ना। तो यही ट्रांसफार्मर जो स्टेप डाउन है वोल्टेज के लिए, वो करंट के लिए स्टेप अप हो जाता है। हम यहां ये कह सकते हैं कि द ट्रांसफार्मर विच इज स्टेप अप फॉर द वोल्टेज becomes step down for the current, and the transformer which is step down for the voltage becomes step up for the current. This is the way. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो बहुत बार पूछा जाता है, इज कैन दिस ट्रांसफार्मर बी यूज्ड फॉर डीसी करंट आल्सो, या वाई दिस ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट डिवाइस। डियर स्टूडेंट्स, it is purely AC device because it is based on phenomena of mutual induction। जब हम AC को लगाते हैं तो AC में मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है, तो फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के तहत हमें सेकेंडरी में कुछ मिलता है। लेकिन जरा सोचिए, आपने यहाँ DC लगा दिया तो DC में कोई मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फेल हो जाता है और हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिलता है। इफ वी अप्लाई द DC करंट या DC voltage across the primary, then the phenomena of mutual induction fails and no output or voltage etc. is obtained across the secondary coil. So, it transformer never works with the DC। ये याद रखना आपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूजेज ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है यूजेज? प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर तो ये समझ लिए जहाँ भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वहाँ पर ट्रांसफार्मर जरूर होता है, फिर वो चाहे रेडियो हो, टीवी हो, आपका घर हो, हैं कोई भी चीज़ हो। कहीं स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज हो रहा होता है तो कहीं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। आपके घर में जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है उसमें भी ट्रांसफार्मर है। आपका जो चार्जर है फ़ोन का वो भी, चाहे आपका लैपटॉप चार्जर है, फ़ोन, हर जगह जहाँ भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वहाँ पर ट्रांसफार्मर बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए, अब जो मैं बात यहाँ करने जा रहा हूँ, फिर भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको लिखना पड़ेगा कि व्हाट आर दी एप्लीकेशंस और यूजेज ऑफ द ट्रांसफार्मर। देखिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जहाँ वोल्टेज को कम कर दी जाती है लेकिन करंट को बढ़ा दिया जाता है, जहाँ ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। जैसे स्टेप डाउन किस में, जैसे आप कह सकते हैं इन वेल्डिंग मशीन, इन वेल्डिंग मशीन, इन इंडक्शन फर्नेस, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, बिकॉज we required large current to weld the iron pieces etc. In induction furnace, to melt the metals at high temperature, we use the step down transformer. It is also used in your mobile charger. उसमें हम वोल्टेज को कम कर देते हैं, करंट को बढ़ा देते हैं फास्ट चार्जिंग के लिए। इन टीवी, इन रेडियो, टेलीफोन एक्सेट्रा, सब में क्या यूज हो रहा है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है बेटे। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर किस में यूज होता है? जहां पर वोल्टेज को तो बढ़ा दें लेकिन करंट को घटा देते हैं, तो वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है। जैसे इन
एक्सरे प्रोडक्शन, जिसमें हमें वोल्टेज को इंक्रीज करके और एक्सरे जो मशीन्स होती हैं जहाँ पर एक्सरे की प्रोडक्शन वगैरह वहाँ पर इसका यूज होता है। ये तो बहुत से यूज होते हैं, मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उनमें ट्रांसफार्मर का यूज होता है। सबसे मेन जो यूज है अभी तक मैंने उसकी तो बात ही नहीं की है, वो कहाँ होती है? लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन विद मिनिमम एनर्जी लॉस। और यही एसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है डीसी पर। डीसी करंट की बजाय एसी की एडवांटेज क्या है? वो यही है कि ये ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस जो पावर ट्रांसमिशन है उसमें इसका मेन यूज है। वही यूज मैं अब आपको थोड़ा सा डिटेल, जिसमें दोनों ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी यूज होता है, वही यूज मैं लिखने जा रहा हूं। इट इज यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। कैसे यूज करते हैं मैं वो बता देता हूं। देखिए, एट पावर जनरेटिंग स्टेशन, इनमें दोनों तरह के ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। जहां पावर जनरेशन होती है, स्टेशन जो होते हैं जहां पावर पैदा की जाती है, वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि एनर्जी लॉस मिनिमम हो। मैं एक उदाहरण देता हूं, यहां पर एग्जांपल देता हूं कि मान लो हमें विदाउट ट्रांसफार्मर, हमने ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया, यानी कि वोल्टेज को हमने ना बढ़ाया ना घटाया, जितनी वोल्टेज पैदा हुई थी उसको ही हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। और मान लो वो वोल्टेज जो है हमारी वो 220 वोल्ट है, और करंट जो है वो भी हम बता देते हैं, वो मान लो 10 एम्पियर है, और उसको दूर तक ऐसे ऐसे पावर ट्रांसमिट कर जा रही हैं पावर ट्रांसमिशन से। तो उसके लिए क्या है? वायर को यूज किया जा रहा है। और क्योंकि वायर काफ़ी उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, पावर जनरेटिंग से पावर कंज्यूमिंग स्टेशन तक जहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स वगैरह यूज पैदा की गई है, तो वो मान लो 220 वोल्ट है और करंट कितना है? 10 एम्पियर। और इस लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो मान लो R है। तो फिर जब किसी वायर से हम करंट पास करते हैं जिसका अपना रेजिस्टेंस होता है और काफ़ी ज़्यादा अगर हो, तो एनर्जी लॉस कितनी हुई? इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में लॉस बता दीजिए। देखिए यहां पर मैं बता रहा हूं, ये मैं विदाउट ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं। तो कितना हो जाएगा एनर्जी लॉस? I² RT, इतना हुआ बेटे। I कितना है यहां पर? 10 एम्पियर। तो चलिए हम 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया, R × T। R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन और वायर थ्रू विच द करंट इज फ्लोइंग। और ये कई सैकड़ों किलोमीटर तक होता है, तो रेजिस्टेंस क्योंकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो काफ़ी रेजिस्टेंस होता है। और टाइम तो फिर 24 आवर सप्लाई होती है वहाँ से, तो टाइम को तो हम लोग कम कर नहीं सकते। तो इतनी एनर्जी लॉस हुई। ये तो कब हुई? जब हमने ट्रांसफार्मर नहीं लगाया। अब हम विद ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं कि हमने ट्रांसफार्मर यूज किया विद ट्रांसफार्मर, तो वो कितनी होगी? ये देखिए बेटे, मैं अब उसकी बात कर लेता हूँ। ये तो विदाउट ट्रांसफार्मर आ गया, और अब हम बात कर रहे हैं विद ट्रांसफार्मर। विद ट्रांसफार्मर का मतलब है कि जहां पावर जनरेटिंग स्टेशन था, हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर किया। उसने क्या किया? वोल्टेज को जो 220 वोल्ट थी उसको बढ़ा करके कितना कर दिया? 22,000 वोल्ट कर दिया। आपने देखा हो ना, हाई टेंशन जो वायर होती है 11,000 वोल्ट 22,000 वोल्ट इतना कर दिया, यानी कि 100 टाइम्स ज़्यादा।
पहले से 220 को। अब जब जितनी वोल्टेज इसने बढ़ाई है तो उतना ही करंट को कम कर दिया है। तो करंट कितना हो गया बेटे यहाँ पर, वो करंट जो 10 एम्पियर था तो 100 टाइम्स वो कम हो जाएगा और वो हो जाएगा 10 का आप 10 एम्पियर था 100 टाइम कम कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 एम्पियर। ये देखिए बेटे जो 10 एम्पियर था उसको 100 टाइम्स हमने कम कर दिया, यानी कि 0.1 एम्पियर हो गया है, आप देख सकते हैं। और वोल्टेज को 100 टाइम्स बढ़ा दिया, 220 वोल्ट था तो 100 से बढ़ाते ही 22,000 वोल्ट हो गया। करंट कितना हो गया, इतना रह गया। अब एनर्जी लॉस कितना होगा, अब बताइए। आई स्क्वायर आर टी का फार्मूला लगा दीजिए, आई स्क्वायर आर टी, और ये कितना हो जाएगा बेटे, यहाँ पर आई का मतलब होता है 1/10 है ना, तो 1/100 हो जाएगा R इंटू टी। ये जो एनर्जी लॉस आप देख रहे हैं ये विद ट्रांसफार्मर, पावर जनरेटिंग स्टेशन पर हमने वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया तो करंट उतना ही कम हो गया और फिर उसको सप्लाई कर दिया है। और जहां पावर जनरेटिंग कंज्यूमिंग स्टेशन था, जहां पावर को यूज किया जाता है, वहां पर फिर वापस कर देते हैं। वहां पर हम क्या लगा देंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को फिर 22,000 वोल्ट से कहाँ ले जाएगा, 220 वोल्ट, और करंट फिर वापस कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। लेकिन रास्ते के अंदर ये देखिए, ये 1/100 RT है। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो RT की वैल्यू है, मान लो थोड़ी देर के लिए, ये तो फिक्स ही है दोनों में, ये 1/100, ये मान लो RT को थोड़ी देर के एक उदाहरण के तौर पे मान लो ये 50 जूल है, इससे आपको और आइडिया हो जाएगा। 50 जूल है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 50 जूल रखोगे तो कितना लॉस हो रहा था, 100 मल्टीप्लाई बाई 50 कितना हो गया बेटे, ये पर सेकंड की में टाइम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा, ये देखिए 5000 जूल एनर्जी, और मान लो ये एनर्जी पर सेकंड वेस्ट हो रही है, लॉस हो रहा है हीट की फॉर्म में। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर अगर हम 50 लगा दे तो कितना हो रहा है, देखिए ओनली 1/2 जूल्स, यानी कि ये देखिए जहाँ 5000 जूल्स एनर्जी कंज्यूम हो रही थी रास्ते में हीट की फॉर्म में, वो कम हो गई। अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर पावर जनरेटिंग स्टेशन पर यूज करके वोल्टेज को बढ़ा दें और करंट को कम कर दें, और फिर पावर कंज्यूमिंग स्टेशन जहां पावर कंज्यूम की जाती है, चाहे वो फैक्ट्री है या आपकी सिटी है, आपके घर के आसपास, तब वहां पर वो वोल्टेज को वापस स्टेप डाउन कर दिया जाता है। तो मेन यूज यही है। अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन यूज ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो आप यही कहेंगे कि ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। ठीक है बेटे, तो ये इस तरीके से अभी आपने देख लिया। अब एक और महत्वपूर्ण चीज आपको यहां बहुत बार पूछा जाता है ट्रांसफार्मर के बारे में, हम उसके बारे में और बता देता हूं कि ट्रांसफार्मर लगाने से जैसे जो एनर्जी आप प्राइमरी में देते हैं, क्या उतनी ही एनर्जी सेकेंडरी यहां पर मिलेगी या कोई लॉस हो रहा है? जितनी एनर्जी हम देते हैं उतनी एनर्जी यहाँ मिले। क्या ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% होती है? भाई जितनी एनर्जी प्राइमरी में दे, क्या उतनी एनर्जी हमें सेकेंडरी में मिल जाएगी? अगर ऐसा है तो फिर तो 100% एफिशिएंसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें बहुत तरीके से एनर्जी का लॉस हो रहा है। जैसे जितना आप लोग खाते हैं, अगर उतना ही काम कर देंगे, आपकी आउटपुट भी उतनी है जितनी इनपुट है, तो आपकी एफिशिएंसी 100% होती है। लेकिन आपको अक्सर ऐसा तो नहीं होता कि सारा काम हम काम में थोड़ी ना यूज़ करते हैं। बहुत तरीके से आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, आपकी एनर्जी का लॉस होता है। तो कौन कौन सी एनर्जी लॉसेस हैं ट्रांसफार्मर के केस में, हम पहले वो देख लेते हैं। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनते हैं। देर आर ए नंबर ऑफ एनर्जी लॉसेस, बट सम इंपॉर्टेंट लॉसेस वी विल डिस्कस टुडे इन दिस लेक्चर। तो वो क्या है, सबसे पहले बात देखिए बेटे, कॉपर लॉस। आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर, प्राइमरी में भी कॉपर वायर यूज हो रहा है, सेकेंडरी में भी कॉपर वायर, और ये कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है। लेकिन
क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये रेजिस्टेंस कंसिडरेबल हो जाता है और फिर हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है I² RT। आप यही कहेंगे कि इन कॉपर लॉस क्या होता है, द लॉस ऑफ द एनर्जी ड्यू टू द कॉपर वायर इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड कॉपर लॉस। और क्योंकि ये वायर किलोमीटर्स में यूज होता है, बहुत ज़्यादा लेंथ होती है और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इस तरीके से एनर्जी का लॉस होता है। अब सवाल ये होता है कि क्या कोई तरीका है कि हम इस कॉपर लॉस को कम कर सकें? यस। कौन सा है वो तरीका? वो तरीका है, हम जानते हैं कि देखिए ये बात, और एक और बात भी तो जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब जितना मोटा वायर होगा उतना ही रेजिस्टेंस घट जाता है। तो इन कॉपर वायर्स को आप थिक वायर लीजिए, मोटे वायर यूज कीजिए, तो फिर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो एनर्जी लॉस भी कम हो जाएगा। यानी कि कॉपर लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग थिक वायर्स। प्यारे बच्चों, अलग से उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाई द थिक वायर्स आर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। आपका आंसर होगा कि थिक वायर्स आर यूज्ड टू मिनिमाइज द कॉपर लॉस। चलिए एक और लॉस की हम बात कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं आयरन लॉस। प्यारे बच्चों, इन्हें आयरन लॉस कह दीजिए या फिर इन्हें हम एडी करंट लॉस भी कहते हैं। एडी करंट लॉस। देखिए, अब आप जब करंट चेंज होता है तो इस ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर सर्कुलर एडी करंट डेवलप हो जाता है और वो एडी करंट भी, ये देखिए, जब आई होगा तो उसकी वजह से भी हीट पैदा होगी और वो गर्म हो जाएगा, और वो भी हमारी इनपुट एनर्जी जो हमने लगाई है इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, उसी से तो लेगा वो। तो कुछ लॉस तो एडी करंट की फॉर्म में भी हो जाएगा। अब उसको मिनिमाइज करने का क्या तरीका है? वही तरीका है कि ये जो आयरन कोर आप देख रहे हैं ये लेमिनेटेड फॉर्म में लेते हैं, पतली पतली लेमिनाज, वन अबाउट दी अदर रख करके हम वो लेते हैं। यानी कि दिस एडी करंट और आयरन लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग लेमिनाज, thin लेमिनाज placed one above the other। एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाते हैं, पतली पतली पत्ती लगाई जाती हैं ताकि जो एडी करंट डेवलप हो वो इस एक पत्ती तक सीमित रहे और उस कोर का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो करंट कम हो जाएगा, तो एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। एक और पॉइंट देखते हैं बेटे, मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस। मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस, अब ये बात देखिए, अभी हमने जब थ्योरी बता रहे थे आपको ट्रांसफार्मर की, तो बताया था कि हम ये मान के चले थे कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है प्राइमरी में, जो प्राइमरी से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं वो सारी की सारी सेकेंडरी में भी पास हो रही हैं। हमने ऐसा माना था, बट ऐसा होता नहीं है। कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो प्राइमरी से पास हो रही है वो सेकेंडरी से नहीं पास होती हैं और इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस हो जाता है, तो उसकी फॉर्म में भी एनर्जी लॉस ट्रांसफार्मर में होता है। यानी कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है? उसके लिए प्यारे बच्चों इसे क्लोज्ड फॉर्म में लिया जाता है ताकि कोई फ्री पोल ना बने। इस तरह से देखिए आप, हम ट्रांसफार्मर को ऐसे नहीं लेते हैं, अगर आप ऐसे ले लेंगे तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये साउथ पोल बन जाएगा और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर से रह जाएंगे। तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस द ट्रांसफार्मर कोर इज टेकन इन क्लोज्ड फॉर्म सो दैट नो फ्री पोल फॉर्म इन ट्रांसफार्मर। फ्री पोल बने ही ना, इसलिए ऐसे लिया जाता है बेटे।
एक और देखिए बेटे, एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस ये क्या होता है? हमने आपको मैग्नेटिज्म में बताया था कि जब हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, और जब वो मटेरियल डीमैग्नेटाइज होता है तो एनर्जी वापस मिलती है। लेकिन जितनी एनर्जी मैग्नेटाइजेशन में लगाते हैं उतनी एनर्जी डीमैग्नेटाइजेशन में वापस नहीं मिलती। दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। और आप जानते हैं ये तो एसी पर काम कर रहा है। इस कोर को तो बहुत बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होना पड़ रहा है आयरन कोर को, कि when a magnetic material is magnetized and then demagnetized, the energy which is used in magnetization is not completely recovered during demagnetization. This loss of energy is called hysteresis loss. तो इस हिस्टेरेसिस लॉस की फॉर्म में भी एनर्जी का लॉस हो रहा है ट्रांसफार्मर में। अब उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आप जानते हैं कि स्टील और आयरन की जब हिस्टेरेसिस कर्व जो प्लॉट की थी, एनर्जी लॉस की हम बात की थी, तो हमने वहाँ देखा था कि आयरन का हिस्टेरेसिस लॉस मिनिमम होता है बाकी मटेरियल्स के कंपेरेटिवली। और यही कारण है कि ये जो ट्रांसफार्मर कोर है वो आयरन की ली जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई दिस ट्रांसफार्मर कोर इज टेकन ऑफ आयरन। आप लिखेंगे इट इज टेकन ऑफ आयरन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए प्यारे बच्चों, जब इसमें एसी चेंज होता है तो ये जो वाइब्रेशन वाइब्रेट करता है, कंपन होती है इसके अंदर, और वाइब्रेशंस में जो साउंड एनर्जी पैदा होती है उसकी वजह से भी कुछ एनर्जी का लॉस होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर दी एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर एंड हाउ दे कैन बी मिनिमाइज्ड, तो फिर आप इस तरीके से इसको करेंगे। और प्यारे बच्चों, इन्हीं फार्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। इस न्यूमेरिकल को आप कीजिए, देखते जाइए क्या लिख रहे हैं। यही ट्रांसफार्मर पे एक क्वेश्चन है, सिंपल सा है। और अभी हमने देखा था कि एनर्जी लॉस की वजह से एफिशिएंसी जो है कभी भी 100% नहीं होती, क्योंकि एनर्जी का लॉस होता है। विद इम्पीडेंस 220 ओम, ये देखिए आसान सा बनाने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई आप लोग कर सकते हैं। देखिए पहले जो चीज़ इसमें गिवन है वो लिख दीजिए, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी कॉइल, यानी कि हमें ईपी निकालना है। ऑफ ए ट्रांसफार्मर विच स्टेप डाउन 220 वोल्ट टू 22, इसका मतलब ये है कि ईएस आउटपुट कितना है 22, क्योंकि ये है ना आउटपुट तो ये है, और इनपुट कितना दे रहे हैं ईपी दे दिया, ईपी इजिकल टू 220 वोल्ट। और जो इम्पेडेंस दे रखा है वो जेड, वो 220 ओम हमने बता दिया। हमें निकालना क्या है, हाउ मच करंट, करंट की वैल्यू निकालनी है, ये तो दे रखी है ना आई पी, ये निकालनी। तो प्यारे बच्चों अब हम कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले तो ये जिस डिवाइस को चला रहा है उसका इम्पीडेंस है, उसका रेजिस्टेंस है, एक तरह से ये है। तो यहाँ से आप, ये आउटपुट का है, जो डिवाइस यहाँ लगाया है ना ये उसका है आउटपुट का। ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ये जेड है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं आई एस, और आई एस कितना हो जाएगा ई एस बाई जेड। और ये देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ई एस कितना है, ई एस हमारे पास 220 है 22, और ये कितना है 220। तो इसको जब हम काटेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, ये देखिए करिए, तो ये हो गया 0.1 एम्पियर, इतना हो गया है। आई एस की वैल्यू अब हमें पता चल गई, और हमें क्या चाहिए आई पी की। तो अब वो जो फार्मूला हमारा था ना वो लगा दीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी अगर याद नहीं रहती है तो आप वो लगा सकते हैं ई एस बाई, या ई एस इंटू आई एस, इट इज इक्वल टू
ई पी इंटू आई पी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के केस में। और हमें तो क्या चाहिए था, आई एस हमें पता है, ये देखिए आई एस की वैल्यू पता है, ई एस की वैल्यू पता है, ई पी की वैल्यू पता है, और आई पी हमें चाहिए। तो आई पी कितना हो जाएगा, ई एस इंटू आई एस डिवाइडेड बाई ई पी। ये देखिए वही सिंपल फार्मूला, चाहे आप ये वाला फार्मूला भी लगा, याद रहे आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो थ्योरी में हमने आपको बताया था वो भी लगा सकते हैं। तो चलिए इनकी वैल्यू रख दीजिए। ई एस कितना है, ई एस इजिकल टू ये देख रहे हैं 220 है, और आई एस कितना है, अभी हमने निकाला था 0.1 है, यानी 1/10, और ई पी कितना है, ये आपके पास है 220। तो इनको काट दीजिए, एक तरह से 20 से ये हो गया, और ये आ गया 1/100, यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हैं 0.1 एम्पियर। दिस इज दी आई पी, ये आंसर। प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप और भी प्रैक्टिस कीजिए काफ़ी न्यूमेरिकल्स की। हम भी एक अलग से, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है, बहुत कुछ हमने आज ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, थ्योरी, एनर्जी लॉस, यूजेस, तमाम चीज़ें ट्रांसफार्मर की पढ़ी हैं। और मुझे पूर्ण आशा है कि आपने आज ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। और प्यारे बच्चों, आप और भी हम ऐसे आपके पूरा कोर्स जो है आपके +2 का, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ कांटेक्ट में रहना होगा, आपको अपनी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। इसके लिए ज़रूरी है प्यारे बच्चों कि आप अपना इस चैनल को आईसी सर फिजिक्स इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन दबाना ज़रूरी, ताकि आपको उस वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्यारे बच्चों, तैयार रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे लेक्चर को, क्योंकि बहुत दिन दी थी उसको आपने बड़ा ध्यान से सुना, पेशेंस दिखाया। इसके लिए मैं तहे दिल से एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस बच्चे ने पूरा वीडियो देखा है वो अपने लक्ष्य को भी ज़रूर अचीव करेगा, चाहे जितना बड़ा आईआईटी या फिर नीट एग्ज़ाम या कुछ भी हो, जिसमें इतना पेशेंस होता है वो ज़रूर सफलता हासिल करता है। थैंक यू वेरी मच।